14 अगस्त 2021 के करंट अफेयर्स आज देखेंगे हम। तो आज हम 4 इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स कवर करेंगे। ये न्यूज़ आइटम्स आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा। और ये चारों इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स जो हैं वो उसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं तो सबसे पहले हम देख लेते हैं करंट जो है कंटेंट हमारा। सबसे पहली जो न्यूज़ आइटम है, काफ़ी अनफॉर्चुनेट न्यूज़ आइटम आ रही है। ये है हमारा एक इसरो का भी अभी प्रोजेक्ट था GSLV F10, वो अनफॉर्चुनेटली वो फेलियर हो गया है उसका। तो देखते हैं कि क्या उसमें ऐसा क्या इश्यूज आए हैं कि वो GSLV हमारा सक्सेसफुल नहीं हो पाया ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट F10। दूसरा इंपॉर्टेंट है कि अभी रिसेंटली हेल्थ मिनिस्ट्री ने हमारे जो पोस्ट ग्रेजुएशन मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन्स होती हैं या अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन्स होती हैं, उसके लिए जो एग्ज़ाम नीट का कंडक्ट किया जाता है, तो उसके अंदर एक ऑल इंडिया कोटा भी होता है, उसके बारे में देखेंगे। वो ऑल इंडिया कोटा के अंदर उन्होंने OBC और EWS कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन जो है वो अनाउंस की है, तो उसके बारे में देखेंगे क्या है ये। थर्ड इंटरेस्टिंग है कि 12 अगस्त को वर्ल्ड एलिफेंट डे था, तो हमारे जो दुनिया में सबसे बड़ा मैमल है, लैंड पे जो सबसे बड़ा मैमल है, उसके बारे में थोड़ा देखेंगे कि उसको क्या उसका स्टेटस है और कितना वो एंडेंजर्ड है और वो सारी चीज़ें। और लास्ट एक गुड न्यूज़ पे हम आज कवर करेंगे, ख़त्म करेंगे अपना सेशन, कि इंडिया ने अभी रिसेंटली हमारी इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल कैपेसिटी जो थी वो 100 गीगावाट का जो माइलस्टोन होता है वो अचीव कर लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ आइटम देखते हैं, ये आ रही है हमारी GSLV F10। तो आपको जैसे पता है कि GSLV हमारे देश का इसरो का एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो है वो रॉकेट है, जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए जो है इसरो ने क्रिएट किया है। इसका जो छोटा भाई है, अगर उसको हम बोलें तो PSLV है, जो पोलर स्पेस लॉन्च व्हीकल है। अब ये GSLV जो है इसकी 3 स्टेजेस होती हैं। थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा बता दूं, इनकी 3 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहली स्टेज होती है सॉलिड स्टेज, फिर होती है लिक्विड स्टेज और फिर होती है क्रायोजेनिक स्टेज। तो पहले जैसे आपको पता है कि जैसे ही ये रॉकेट जो है लॉन्च होता है, तो सबसे पहली स्टेज सॉलिड स्टेज में सॉलिड फ्यूल जो है वो ऑक्सीडाइजर के साथ उसका पूरा रिएक्शन होता है और फिर फाइनली उसको थ्रस्ट मिलती है। धीरे धीरे उसके बाद जो है वो हम लिक्विड स्टेज में चले जाते हैं और बिल्कुल लास्ट वाली स्टेज जो होती है वो क्रायोजेनिक स्टेज होती है, जिसके अंदर क्रायोजेनिक फ्यूल और क्रायोजेनिक ऑक्सीडाइजर जो है वो अवेलेबल होता है। तो अगर आप देखो तो जो थर्ड स्टेज होती है वो वहाँ पे हमारे पास क्रायोजेनिक इंजन जो है वो अवेलेबल होता है। जो थर्ड स्टेज, जैसे मैंने आपको बताया कि थर्ड स्टेज में हमारा क्रायोजेनिक इंजन जो है वो अवेलेबल होता है। अब हुआ क्या है कि ये क्रायोजेनिक इंजन पहले हम बाहर से प्रोक्योर करते थे, लेकिन अब हमने खुद इसको डेवलप करना शुरू कर दिया। मतलब ये क्रायोजेनिक इंजन हमारे देश का खुद का इंजन है, इंडिजीनियस इंजन है, ये खुद इसरो ने डेवलप किया है। लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि ये GSLV F10 में जब क्रायोजेनिक स्टेज पे रॉकेट पहुंचा था, तो वो क्रायोजेनिक स्टेज जो है वो उसकी इग्निशन नहीं हो पाई, और उसकी इग्निशन ना होने की वजह से जो रॉकेट था वो प्रॉपर अपने ऑर्बिट में पहुंच नहीं पाया। अब ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट फेलियर है जो हम देखने को मिल रहा है। तो ये GSLV F10 कर क्या रहा था, ये GSLV F10 सैटेलाइट EOS यानी कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, काफ़ी इंपॉर्टेंट सैटेलाइट थी। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 03, 02 और 01 को हम ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं। ये 03 थी, मतलब थर्ड सैटेलाइट थी उस पर्टिकुलर सीरीज़ के अंदर। तो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 03 जो आप देख पा रहे हो, तो इस सैटेलाइट को जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में ये छोड़ने के लिए इसको भेजा गया था सैटेलाइट को। इसकी वजह से GSLV F10 जो था पूरा का पूरा प्रोजेक्ट किया गया। अब थोड़ा देख लेते हैं इस वजह से हुआ क्या, क्योंकि उसकी थर्ड स्टेज जो है वो इग्नाइट नहीं हो पाई, क्रायोजेनिक स्टेज वो नहीं इग्नाइट हो पाई, जिससे अनफॉर्चुनेटली ये सैटेलाइट अपने ऑर्बिट में पहुंच नहीं पाई। अब ये सैटेलाइट की पोजीशनिंग कहाँ थी, जैसे मैंने आपको बताया, ये जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट में इसको इनिशियली पोजीशन करना था, और उसके बाद ये खुद ही अपनी फाइनल जियो स्टेशनरी ऑर्बिट यानी कि ऑलमोस्ट 36,000 किलोमीटर्स हमारे अर्थ से ये वहाँ पे डिलीवर हो जाती। इसका जो काम था, यानी कि इसका बेसिक जो प्रोजेक्ट था वो ये था कि रियल टाइम इमेजिंग ऑफ लार्ज एरिया ऑफ इंटरेस्ट, मतलब अगर आपको किसी लार्ज एरिया ऑफ इंटरेस्ट को इमेजिंग करनी है, हमारे देश में कोई ऐसा एरिया है जिसको आपने इमेजिंग करनी है, उसकी रियल टाइम इमेजेस ये सैटेलाइट हमें भेज सकती थी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें नेचुरल डिजास्टर्स की मॉनिटरिंग करनी है, नेचुरल डिजास्टर जैसे फ्लड,
हमें देखना है कि फ्लड का जो पूरा प्रोसेस है वो कितना ज़्यादा बढ़ चुका है, कौन कौन से एरियाज़ में फ्लड जो है वो जा चुका है, या अगर हमें देखना है कि कैसे ट्रॉपिकल साइक्लोन की मूवमेंट हमारे इंडियन कोस्ट की तरफ हो रही है, तो उसकी रियल टाइम इमेजिंग ये है सैटेलाइट जो है वो कर सकती थी। इसके अलावा जैसे आपको पता है एपिसोडिक इवेंट्स और इवन शॉर्ट टर्म इवेंट्स, लार्ज टर्म इवेंट्स नहीं, इवन शॉर्ट टर्म इवेंट्स को भी ये सैटेलाइट उसकी इमेजेस को क्लिक करके ग्राउंड स्टेशन के ऊपर इसको डिलीवर करती। GSLV F10 हमारे देश का 8th फ्लाइट थी विद इंडिजीनियस क्रायोजेनिक इंजन, यानी कि ये हमारे देश की 8वीं ऐसी फ्लाइट थी जिसके अंदर हमने खुद का क्रायोजेनिक इंजन जो है वो एस्टैब्लिश किया। जैसे मैंने आपको बताया कि फर्स्ट स्टेज जो होती है हमारे GSLV के अंदर, जो फर्स्ट स्टेज होती है ये सॉलिड स्टेज होती है, इसके बाद लिक्विड स्टेज होती है और फाइनल जो है वो क्रायोजेनिक स्टेज होती है। तो ये दोनों स्टेजेस तो ठीक चल रही थी, लेकिन जब क्रायोजेनिक स्टेज की इग्निशन की बात आई तो अनफॉर्चुनेटली इग्निशन नहीं हो पाया और ये जो पूरा का पूरा मिशन था ये फेल हो गया। अब इसे डेफिनेटली जो भी इसके अंदर ग्लिचेस आए हैं उसको इसरो समझने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि अगर हम इसको जल्दी से जल्दी इसकी ग्लिचेस को अंडरस्टैंड करें, बिकॉज आने वाले टाइम में आपको पता है कि चंद्रयान 3 प्लान्ड है और उसके अलावा गगनयान मिशन भी प्लान्ड है। गगनयान जिसमें आपको पता है कि हम पहली बारी हमारे देश का एक जो मैंड मिशन है उसके अंदर भी हम GSLV Mark 3 को ही यूज़ करेंगे और चंद्रयान 3 के अंदर भी GSLV Mark 3 को ही यूज़ करना है। तो जैसे ही हमें पता चलेगा कि ये इग्निशन क्यों नहीं हुआ, इसके पीछे क्या रीजंस थे, तो वो हेल्प करेंगे हमें ये दो इंपॉर्टेंट जो इंडिया के मिशंस हैं, इसरो के स्पेशली ये जो मिशंस हैं उनको उनके अंदर सक्सेस अचीव करवाने के लिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, लेट्स गो टू द नेक्स्ट न्यूज़ आइटम। ये आ रही है अभी रिसेंटली हेल्थ मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया है कि 27% रिजर्वेशन फॉर OBC कैटेगरी और 10% रिजर्वेशन फॉर EWS कैटेगरी इन ऑल इंडिया कोटा स्कीम फॉर अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल डेंटल कोर्सेज फ्रॉम 2021 to 22 ऑनवर्ड्स। ये एक अभी हेल्थ मिनिस्ट्री की अभी रिसेंट नोटिफिकेशन आई है। तो पहले हम समझ लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आपको पता है कि अगर हमें मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेनी है तो एक एग्ज़ाम देना पड़ता है जिसका नाम है नीट। अब नीट एग्ज़ाम जो है वो PG और अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए दोनों के लिए अपीयर जो है स्टूडेंट्स वो अपीयर होते हैं। अब वो नीट एग्ज़ाम के अंदर जो बेसिकली क्या होता है कि एक कोटा होता है, उसका नाम है ऑल इंडिया कोटा। ऑल इंडिया कोटा जो है वो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ऑल इंडिया कोटा के अंदर अभी तक रिजर्वेशन का जो बेनिफिट्स थे वो एक्सटेंडेड नहीं थे, तो गवर्नमेंट ने बोला कि अब ऑल इंडिया कोटा के अंदर भी रिजर्वेशन के बेनिफिट्स एक्सटेंड होने चाहिए। और अभी रिसेंटली उन्होंने OBC को और डेफिनेटली आपको जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उनको भी ये पूरा का पूरा रिजर्वेशन एक्सटेंड कर दिया ऑल इंडिया कोटा में। पहले ऑल इंडिया कोटा के बारे में देख लेते हैं। अब आपको पता है स्टूडेंट्स, ऑल इंडिया कोटा में का सिस्टम क्या था, लेकिन 1986 से पहले हर स्टेट गवर्नमेंट जो थी वो अपने ही डोमिसाइल जो होते थे वहाँ पे, यानी कि वहीं के रहने वाले लोग जो डोमिसाइल थे, सिर्फ वो ही डोमिसाइल वाले रहने वाले लोग ही वहाँ पे एडमिशन ले सकते थे। यानी कि राजस्थान के मेडिकल कॉलेजेस में सिर्फ राजस्थान के ही कैंडिडेट्स जो है वो एडमिशन ले पाएंगे। पंजाब के मेडिकल कॉलेजेस में सिर्फ पंजाब डोमिसाइल स्टूडेंट्स ही एडमिशन्स ले पाते थे। इससे होता क्या था कि अगर कोई मध्य प्रदेश का कोई अच्छा स्टूडेंट है और वो राजस्थान के एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है तो वो नहीं ले पाता था, बिकॉज डोमिसाइल कंडीशंस अलाउ नहीं करती थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ऐसा नहीं करना चाहिए, एक ऑल इंडिया कोटा क्रिएट किया गया ताकि मेरिट बेस्ड एडमिशन्स का जो कॉन्सेप्ट है वो प्रमोट किया जाए। उसमें किया क्या, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर हम PG कोर्सेज की बात करते हैं तो 50% सीट्स ऑल इंडिया कोटा में रिजर्व करनी पड़ेगी। 50% सीट्स का मतलब है कि अगर राजस्थान में टोटल 100 सीट्स हैं तो 100 में से 50 सीट्स ऑल इंडिया कोटा में भरी जाएगी और 50 सीट्स जो है वो राजस्थान गवर्नमेंट अपनी डोमिसाइल कंडीशंस के बेसिस के ऊपर अप्लाई कर सकती है। इसका बेनिफिट ये हुआ कि अब मध्य प्रदेश का अच्छा कैंडिडेट राजस्थान के अच्छे कॉलेज में ऑल इंडिया कोटा के थ्रू एडमिशन ले सकता था। अब ये ऑल इंडिया कोटा के थ्रू एडमिशन लेने का जो था उसमें ये बोला गया कि 15% अंडर ग्रेजुएट और 50% पोस्ट ग्रेजुएट जो है वो पूरा का पूरा होना चाहिए। रिमेनिंग जो थी डेफिनेटली उन्होंने बोल दिया कि रिजर्व कर दी जाए फॉर स्टूडेंट्स डोमिसाइल इन देयर रिस्पेक्टिव स्टेट्स। अब 2007 में एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट आई जिसका नाम था अभय नाथ वर्सेस यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एंड अदर्स, और इस जजमेंट में इंट्रोड्यूस किया गया रिजर्वेशन फॉर SC ST जो है इंट्रोड्यूस कर दिया गया। देखिए पहले रिजर्वेशन फॉर SC ST नहीं होती थी, लेकिन अब इसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया। अंटिल देन देयर वाज नो रिजर्वेशन इन ऑल इंडिया कोटा, यानी कि 2007 की जजमेंट
जब आई तो उस जजमेंट के अंदर इन्होंने बोला कि SC ST की रिजर्वेशन ऑल इंडिया कोटा में एक्सटेंड करनी चाहिए। और आपको पता होना चाहिए कि इससे पहले ऑल इंडिया कोटा में रिजर्वेशन के प्रिंसिपल्स अप्लाई नहीं होते थे, कंप्लीटली मेरिट ओरिएंटेड था, लेकिन ओबीसी को रिजर्वेशन अभी तक भी एक्सटेंड नहीं की गई। इसलिए रिसेंटली गवर्नमेंट ने बोला कि अब ये ऑल इंडिया कोटा में जहां SC ST को तो रिजर्वेशन एक्सटेंड कर दी गई है, लेकिन ओबीसी को नहीं दी गई थी, तो ओबीसी को भी इसमें रिजर्वेशन एक्सटेंड की जाए। और ओबीसी के साथ साथ, क्योंकि आपको पता है कि 2019 के अंदर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को भी 10% रिजर्वेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दी थी, तो उन्होंने बोला कि 10% रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस भी इंट्रोड्यूस जो है वो की जाए। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अब जैसे ऑल इंडिया कोटा में पहले 2007 से पहले कोई रिजर्वेशन नहीं थी, 2007 में SC ST को रिजर्वेशन मिली, लेकिन अब 2021 में ये रिजर्वेशन ओबीसी को 27% और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 10% एक्सटेंड कर दी गई है। अब नीट क्या है? नीट मैंने आपको बताया एक एक कंपटीशन एग्जाम है जिसके बेसिस के ऊपर आप अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कॉलेजेस या पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं। इससे पहले ऑल इंडिया PMT होता था, AI PMT होता था, और इसके अलावा जो है स्टेट PMTs होते थे, तो वो सबको सब्ज्यूम करके एक एग्जाम जो है वो कंडक्ट करते हैं। अब इससे बेनिफिट क्या होगा? गवर्नमेंट बोलती है इसका बेनिफिट ये होगा कि ऑलमोस्ट 1500 ओबीसी कैंडिडेट्स और 2500 ओबीसी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पोस्ट ग्रेजुएट, और 1000 इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को जो है काफ़ी बेनिफिट होगा और उनको PG कोर्सेज में एडमिशन मिलेगी। लेकिन ऑन द अदर साइड जो इस पर्टिकुलर चीज़ को क्रिटिसाइज करते हैं वो ये बोलते हैं कि डेफिनेटली जो रिजर्वेशन का प्रिंसिपल है ये डिबेटेबल होना चाहिए, क्योंकि उनकी मेरिट ओरिएंटेड सोसाइटी और वो सारी जो लॉजिक्स है रिजर्वेशन को प्रमोट कर रिजर्वेशन के खिलाफ उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। कुछ तो ये भी बोल रहे हैं कि इलेक्शंस आ रही हैं उत्तर प्रदेश की, तो कहीं कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स का जो है कॉन्सेप्ट तो नहीं चल रहा। तो ऑब्वियसली बात है, द हाउस इज डिवाइडेड ऑन बोथ प्रो रिजर्वेशन एंड जो है एंटी रिजर्वेशन। तो चलिए स्टूडेंट्स, लेट्स गो टू द नेक्स्ट न्यूज़ आइटम, आगे चलते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये न्यूज़ है हमारी 12 अगस्त को हम वर्ल्ड एलिफेंट डे सेलिब्रेट करते हैं। तो वर्ल्ड एलिफेंट डे जो है 12 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं, और ये इसलिए सेलिब्रेट करते हैं कि हमें अवेयरनेस जनरेट करनी है कि कैसे हमें अपने एलिफेंट्स को कंजर्व करना है और उनकी प्रोटेक्शन करनी है। दे आर द लार्जेस्ट मैमल ऑन द लैंड, है ना। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इनकी प्रिजर्वेशन की, प्रोटेक्शन की, कंजर्वेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब इनको क्या क्या अपने अगर हम बोले कि इनको क्या थ्रेट्स हैं तो वो देख लेते हैं। सबसे पहला थ्रेट है डेफिनेटली पोचिंग का। अगर हम देखें तो पोचिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा, स्पेशली अफ्रीकन एलिफेंट्स की पोचिंग काफ़ी ज़्यादा की जाती है, और उनकी पोचिंग के मेन रीजंस हैं ये बेसिकली इसका जो आइवरी है, आइवरी के लिए इसकी बेसिकली पोचिंग की जाती है। सो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो इसके अलावा अगर देखें तो इनके हैबिटेट्स की डिस्ट्रक्शन की गई है। जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हैं तो कैसे इनका एक हैबिटेट होता था लेकिन उसके बीच में सड़क बना दी, तो हैबिटेट की डिस्ट्रक्शन की गई है जिसकी वजह से इनको अपना खाना वाना मिलना मुश्किल हो गया है। और अगेन वन ऑफ द मेजर रीज़न कि क्यों इनकी जो है वो पॉपुलेशन डिक्लाइन पे है। ह्यूमन, क्योंकि हैबिटेट डिस्ट्रक्शन की गई है तो ह्यूमन और मैन और वाइल्ड के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो भी बड़ा है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आप देखते होंगे कि काफ़ी ज़्यादा एलिफेंट टूरिज्म प्रमोट किया जा रहा है डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर, थाईलैंड, साउथ ईस्ट एशिया के अंदर। लेकिन ये एलिफेंट टूरिज्म में जो ये बेचारे एलिफेंट्स हैं ये कैप्टिविटी में रखे जाते हैं और इनके साथ अच्छा ट्रीटमेंट नहीं किया जाता। तो ये कुछ रीजंस हैं कि हमारे दुनिया में जो एलिफेंट्स हैं उनकी पॉपुलेशन जो है वो डिक्लाइन हो रही है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम में ये पूरा सिस्टम चल रहा है। अगर हम देखते हैं तो थोड़ा सा है ना, एलिफेंट इन द रूम अगर एनालिसिस करें तो एनालिसिस में देखने को मिल रहा है कि मोर देन 12,000 मतलब 12,000 से ज़्यादा एलिफेंट्स जो हैं हर साल पोच किए जाते हैं। और मेन रीज़न इनकी पोचिंग का बेसिकली क्या है? आइवरी। तो आइवरी आपको पता है कि यूज़ किया जाता है ऑन वेरियस जैसे मेडिकल पर्पसेज एंड अदर थिंग्स के लिए। तो ये बहुत बड़ा है कि लॉस ऑफ हैबिटेट भी है, लेकिन डेफिनेटली वन ऑफ द मेन रीज़न आइवरी ट्रेड है जो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है दुनिया के अंदर। और वर्ल्ड वाइड फंड WWF वन ऑफ द मेन जो इसके अंदर पूरा का पूरा प्रोजेक्ट देखता है कि कैसे एलिफेंट्स की आइवरी की ट्रेड ना हो ताकि एलिफेंट्स बच सकें, वो सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब एलिफेंट्स की अगर बात करते हैं तो एलिफेंट्स हमारे दुनिया के अंदर एलिफेंट्स अगर देखें तो 6 मेन स्पीशीज़ है एलिफेंट्स की। जो 4 स्पीशीज़ हैं वो हमारे एशिया
के अंदर मिलती हैं और 2 स्पीशीज हमारे अफ्रीका के अंदर मिलती हैं। अगर हम 4 एशिया के अंदर स्पीशीज की बात करें तो इंडियन एलिफेंट इज वन ऑफ द स्पीशीज जो इंडिया में मिलता है, बोर्नियो पिग्मी एलिफेंट, श्रीलंकन एलिफेंट एंड सुमात्रन एलिफेंट। और अगर अफ्रीकन की बात करें तो एक तो अफ्रीकन बुश एलिफेंट मिलता है जो बुशेस में रहता है, और फॉरेस्ट के अंदर जो वहाँ पे रेन फॉरेस्ट है अफ्रीका के अंदर, वहाँ पे जो एलिफेंट मिलता है वो अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट वहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये हमारे 6 टाइप ऑफ एलिफेंट्स दुनिया में देखने को मिलते हैं। हमारे अगर एस्टिमेट लगाया जाए तो ग्लोबल पॉपुलेशन एलिफेंट्स की 20,000 से लेके 40,000 तक की पॉपुलेशन ऑफ एलिफेंट्स है। अगर इसमें से एक देखा जाए तो 60% से ज़्यादा वर्ल्ड के जो एलिफेंट्स हैं वो इंडिया में मिलते हैं। IUCN जैसे आपको पता है एक लिस्ट प्रिपेयर करती है एंडेंजर्ड स्पीशीज़ की, उनकी लिस्ट के अकॉर्डिंगली एलिफेंट एंडेंजर्ड स्पीशीज़ में आता है। और हमारे देश में जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है जो 1972 में पास किया गया था, उस एक्ट के अंदर भी एलिफेंट को शेड्यूल 1 लिस्ट में जो है वो डाला गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनिशिएटिव्स लिए एलिफेंट्स को रोकने के लिए। फॉर एग्जांपल गज यात्रा, गवर्नमेंट गज यात्रा कंडक्ट करती है। गज यात्रा का मतलब एक अवेयरनेस ड्राइव है कि कैसे हम अपने देश के एलिफेंट्स को बचा सकते हैं, लोगों को इन्फॉर्म कर सकते हैं, लोगों को एजुकेट कर सकते हैं द इम्पॉर्टेंस ऑफ एलिफेंट्स टू आवर सोसाइटीज़। इसके अलावा एक इंटरनेशनल ट्रिटी है साइट्स, उसके अंदर एक प्रोजेक्ट किया गया था माइक बेसिकली है मॉनिटरिंग ऑफ द इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स। तो गैर कानूनी तरीके से जो एलिफेंट्स को मारा जाता है उनकी आइवरी के लिए, उसकी मॉनिटरिंग करनी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सारा इस प्रोग्राम के अंदर किया गया है। फिर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट एलिफेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट 92 में इसको लॉन्च किया गया था प्रोजेक्ट एलिफेंट को। और इस प्रोजेक्ट एलिफेंट में गवर्नमेंट करती क्या है कि जितने भी हमारे देश के अंदर ऐसे एरियाज़ है जहाँ पे एलिफेंट पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, तो वहाँ पे स्पेशल एलिफेंट कॉरिडोर्स बनाने की कोशिश की गई है ताकि एलिफेंट्स की मूवमेंट और ये सारी चीज़ें रिस्ट्रिक्ट ना हो। इसके अलावा एलिफेंट्स इंफॉर्मेशन नेटवर्क भी क्रिएट किया गया है ताकि रियल टाइम बेसिस के ऊपर सोसाइटी को, लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि कौन से एरियाज़ में अंदर एलिफेंट मूव कर रहे हैं, कौन से एरियाज़ में एलिफेंट नहीं मूव कर रहे, ताकि ह्यूमन वाइल्ड कॉन्फ्लिक्ट जो है वो कम से कम देखने को मिले। तो चलिए स्टूडेंट्स लास्ट न्यूज़ आइटम पे चलते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ आ रही है और गुड न्यूज़ आ रही है कि रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी हमारे देश के अंदर अब 100 गीगावाट के माइलस्टोन को अचीव कर गई है। सो रिन्यूएबल एनर्जी जैसे आपको पता है कि विंड, सोलर है ना, हाइड्रो, जियोथर्मल, बायोमास, इस टाइप की रिन्यूएबल एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हमें क्लाइमेट चेंज जैसी प्रॉब्लम्स को फाइट करना है, अडेप्ट करना है, मिटिगेट करना है। और पेरिस एग्रीमेंट में भी हमारे देश ने काफ़ी कमिटमेंट्स की हैं इस चीज़ के लिए कि कोल के ऊपर हमें जो हमारी डिपेंडेंस है वो कम करनी है, फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर डिपेंडेंस कम करनी है और रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फोकस करना है। तो बैक इन द डेज जो पहले यूपीए गवर्नमेंट होती थी उन्होंने भी कुछ प्रोजेक्ट्स, कुछ टारगेट्स डिसाइड किए थे। अब मोदी गवर्नमेंट ने भी कुछ टारगेट्स डिसाइड किए हैं और ये टारगेट्स ये हैं कि हमें ऑलमोस्ट 175 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी क्रिएट करनी है बाय 2022। उस पर्टिकुलर टारगेट को अचीव करने के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ आ रही है कि 100 गीगावाट जो है वो हमने अचीव कर लिया है। अगर लार्ज हाइड्रो प्रोजेक्ट्स को भी इंक्लूड कर दिया जाए तो 146 गीगावाट हो जाएगा और अनदर 50 गीगावाट इंस्टॉलेशन में है और 27 गीगावाट जो है वो अंडर टेंडरिंग है, मतलब उसके अभी तक टेंडर्स निकले हैं। तो देखते हैं कि वो भी ज़्यादा दूर नहीं है टाइम जब ये भी इंस्टॉल हो जाएगा। इंडिया ऑल्सो है ना, उसने एम्बिशियस टारगेट जैसे मैंने आपको बोला कि 175 गीगावाट 2022 तक लगाना है। तो अब इस टारगेट्स को भी रिवाइज करके इन्होंने बोल दिया कि 2030 तक तो हम 450 गीगावाट जो है वो एस्टैब्लिश कर देंगे। अगर ग्लोबली इंडिया की पोजीशन देखी गई तो 4th पोजीशन पे है इंडिया वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी। और अगर सोलर की बात करें तो 5th और अगर विंड की बात करें तो 4th है इन टर्म्स ऑफ विंड कैपेसिटी। जैसे मैंने आपको बताया कि पेरिस एग्रीमेंट के अंदर इंडिया ने बोला है कि हम 2030 तक 40% ऑफ आवर टोटल एनर्जी मिक्स रिन्यूएबल एनर्जी से निकालेंगे। तो इसका देख लेते हैं डेटा थोड़ा सा। तो अगर हम इस डेटा के ऊपर फोकस करें तो इससे पता चल रहा है कि हमारा अभी भी कोल 53.4% जो है रिन्यूएबल कोल से आ रही है एनर्जी, लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी भी धीरे धीरे करके बढ़ती जा रही है और 36% तक हम रिन्यूएबल एनर्जी को ले गए हैं। तो प्रॉबली है ना आने वाले टाइम के अंदर हम इसको और ऊपर लेके जाएंगे और जो भी हमारे पेरिस एग्रीमेंट्स के अंदर कमिटमेंट्स हैं उसको हम अचीव करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो अगर आपको ये पूरा का पूरा इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू एंड टेक केयर।